नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी दोस्तों को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर अजय गुप्ता, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट, शालीमार बाग। आज दोस्तों, अजय गुप्ता होम्योपैथी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड होम्योपैथी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, क्या क्या कॉमन कारण होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। अगर हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या जांच हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर करनी चाहिए, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, और किस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को एक्सरसाइज के थ्रू अपने से दूर रख सकते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले हमारा जो स्पाइन होता है वो बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होकर टेल बोन तक होता है, उसकी एनाटॉमी के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा पूरा स्पाइन छोटी छोटी 33 हड्डियों से मिलकर बना है। ये जो छोटी छोटी हड्डियां हैं इनको हम लोग वर्टिब्रास कहते हैं, और इन वर्टिब्रास के बीच में एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे वर्टिब्रास को कुशन देता है और एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जो हमारा नेक एरिया है उसके अंदर 7 वर्टिब्रास होते हैं, इनको हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रास कहते हैं। उसके बाद जो चेस्ट एरिया है उसमें 12 हमारे वर्टिब्रास होते हैं जिन्हें थोरेसिक वर्टिब्रास कहते हैं। कमर में 5 वर्टिब्रा होते हैं जिन्हें लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। लोअर बैक में 5 वर्टिब्रा होते हैं जिन्हें सैक्रल वर्टिब्रास कहते हैं। और उसके बाद जो टेल बोन है उसके अंदर 4 वर्टिब्रास फ्यूज होकर मिलकर जुड़कर एक बोन बना देते हैं जिन्हें हम कोक्सीजियल बोन कहते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल वर्टिब्रा मतलब जो नेक एरिया है उसमें कभी भी जब सॉफ्ट टिश्यूज में या लिगामेंट्स में सूजन आ जाती है तो हमें पेन स्टार्ट हो जाता है, या उसके अंदर वर्टिब्रास के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, वियर एंड टियर चेंजेस होती हैं, या उनकी गैपिंग में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला सर्वाइकल, सर्वाइकल का मतलब नेक एरिया, और स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस में 2 वर्ड है, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डी प्लस आइटिस। ये एक ग्रीक वर्ड है। स्पॉन्डी का मतलब होता है वर्टिब्रा और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब नेक एरिया के जो वर्टिब्रास है उनमें जब भी कभी सूजन आएगी इसका मतलब है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमको हुआ है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या कॉमन कारण है, किस किस वजह से हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। सबसे पहले ये ऑक्यूपेशनल रिलेटेड होता है। कई लोगों के ऐसे काम होते हैं जो लगातार गर्दन को झुकाकर बैठे रहते हैं, जैसे बहुत व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, सिस्टम के आगे बैठे हुए हैं, लंबे टाइम तक गर्दन को झुकाकर काम कर रहे हैं, या कई लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत लंबी लंबी ड्राइविंग कर रहे हैं, या कुछ लोग टेलर टाइप हैं, टेलर टाइप प्रोफेशन है, या निटिंग टाइप का प्रोफेशन है जिनमें उनकी गर्दन लंबे टाइम तक झुकी रहती है। उसकी वजह से उनको नेक एरिया के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज में, मसल्स में सूजन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। दूसरा होता है पोस्चरल रिलेटेड। हम लोगों की आदत होती है कई बार कि हम अपने पोस्चर को ठीक नहीं रखते। जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो हमने टीवी को बहुत ऊपर रख लिया है या बहुत नीचे रख लिया, और हमारी गर्दन जो है बहुत लंबे टाइम तक अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट रहती है। या हम सोफे पे बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, लेट जाते हैं सोफे पर और हम फिर टीवी देख रहे हैं। इससे भी इस प्रकार की प्रॉब्लम जो होती है। आजकल हम देखते हैं कि कुछ बच्चे और बड़े भी कई बार क्या करते हैं, मोबाइल अपने कान पे लगा लेते हैं, मोबाइल यहाँ रख लेते हैं और गर्दन को ऐसे करके लंबे टाइम तक बात करते रहते हैं। इस तरह के जो पोस्चर है उनसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट होता है, अगर हमको गर्दन में कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, या हम कभी जिम कर रहे हैं, मान लो जिम करते वक्त हम कोई वेट उठा रहे हैं, हमको स्ट्रेन हो गया, या हमको कोई इंजरी हो गई गर्दन में, या कोई एक्सीडेंट वगैरह से भी हम देखते हैं कि हमारे जो वर्टिब्रास हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, हर्निएटेड डिस्क हो जाती है, जो वर्टिब्रास है वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं, और जो वर्टिब्रास के बीच की गैपिंग होती है वो कम हो जाती है। या हम कई बार देखते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है, जैसे एज रिलेटेड कंडीशंस हैं, उनके अंदर क्या होता है, हमारे जो वर्टिब्रास है उनमें वियर एंड टियर डेवलप हो जाता है। उस वियर एंड टियर में क्या होता है, डीजनरेशन प्रोसेस है ये, जो कि एज के हिसाब से धीरे धीरे डीजनरेशन बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रास है उनके अंदर हमारी चेंजेस आने लग जाती है और हमको पेन जो है वो रेगुलरली बढ़ने लग जाता है। ये कुछ कॉमन कारण है जनरली हम देखते हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर हमको होता है तो किस प्रकार से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। देखिए, हम ज्यादातर पेशेंट्स में देखते हैं कि जब भी कभी गर्दन में
सॉफ्ट टिश्यूज में या मसल्स में स्वेलिंग आती है तो सबसे पहले पेन जो है वो गर्दन में होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो गर्दन की मोबिलिटी है, लेफ्ट मूव करना, राइट मूव करना, अप एंड डाउन करना, उसमें स्टिफनेस और रिजिडिटी आना शुरू हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि कई बार जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हमारा जो पेन है वो नेक से रेडिएट होके रेफर होके ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, जो कि सर में या हमारे फोरहेड तक आता है, आईज के ऊपर आ जाता है, सुप्रा ऑर्बिटल पेन आने शुरू हो जाता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है। वो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस का एक सिम्टम है। कई बार हम देखते हैं कुछ पेशेंट्स को चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ गर्दन, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन करने से, या वो लेटे हुए हैं, खड़े हो रहे हैं, या हम बैठे हुए से लेट रहे हैं, या लेटे लेटे वो अपना करवट बदलते हैं तो उनको भी चक्कर आना शुरू हो जाता है। हम जनरली देखते हैं इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। या कई बार न्यूरल कंप्रेशन होता है, मैंने आपको बताया था वर्टिब्रास की पोजीशन चेंज हो जाती है, या वियर एंड टियर की वजह से न्यूरल कंप्रेशन हो जाता है, नर्व दब जाती है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे हमारी जो नर्व्स हैं वर्टिब्रास के बीच में से होते हुए नीचे आती है, कई बार वो दब जाती है, उनकी वजह से हमको रेफर्ड पेन होना स्टार्ट हो जाता है। रेफर्ड पेन में क्या होगा, पेन हमको बाजू में आने लग जाएगा, बाजू में आने से हमको नंबनेस और टिंगलिंग, हमारा हाथ सोने लग जाएगा, हाथों में झंझनाहट हमको महसूस होने लग जाएगी। हम देखते हैं कि इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। या कई बार पेन रेफर होकर हमको चेस्ट में आने लग जाता है, शोल्डर में आने लग जाता है, कई बार थ्रोट में पेन आ जाता है, कई बार जॉ में पेन चला जाता है। इस प्रकार के रेफर्ड पेन भी स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। और कई बार तो हम देखते हैं कि जब न्यूरल कंप्रेशन के सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो पेशेंट को जो पेन होता है रेफर्ड वो बहुत सीवियर होना शुरू हो जाता है, और हमारी जो नर्व्स हैं उनकी जो सेंसेशंस कैरी करने की टेंडेंसी है वो ऑल्टर्ड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो पेन है वो बहुत ज्यादा होने लगता है, और हमारे हाथ जो है वो वीक पड़ने लग जाते हैं, इवन मसल्स वीक होने लग जाती हैं, जिसमें पैराप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया, इस तरह के भी कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर हम लोगों को होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टेस्ट है जिनसे हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और किस प्रकार हमें क्या कराना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो डॉक्टर्स क्लिनिकली इन्वेस्टिगेट करके, टेस्ट कर कर, टेंडरनेस चेक कर कर और सिम्टम्स को पूछ कर ऑलमोस्ट क्लिनिकली कंफर्म हो जाते हैं कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं तो हम प्लेन एक्सरे करवा सकते हैं, सिटी स्कैन करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, या कई बार हमको न्यूरल कंप्रेशन के सिम्टम्स की वजह से लग रहा है कि सेंसेशंस जो है नर्व्स की ऑल्टर्ड हो गई हैं, तो उन केसेस के अंदर हम नर्व कंडक्शन स्टडी भी कराकर हम नर्व्स की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं, या न्यूरल कंप्रेशन को, उसकी सिवियरिटी को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो पोस्चर है उसकी वजह से हमको होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम ये कोशिश करें कि हम जब भी टीवी देखें, कोशिश करें कि जो टीवी का लेवल है वो हमारे आई लेवल पे बराबर होना चाहिए। हम जब भी टीवी को देखें अपनी गर्दन को सामने रखकर देखें। जब हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं, हमारा व्हाइट कॉलर जॉब है, तो हम क्या करें, सिस्टम की थोड़ी सी हाइट को बढ़ा लें और सिस्टम को अपने आई लेवल पर ले आए, जिससे कि हमारी जो हमारी आईज हैं वो ज्यादा, या हमारी गर्दन जो है बहुत लंबे टाइम तक वो झुकी ना रहे। और दूसरा क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो प्रिकॉशंस होते हैं, या हमारा प्रोफेशन है, निटिंग का प्रोफेशन है या और है, उनको कोशिश करें कि जब भी प्रयास करें हमारी गर्दन सीधी रहे और हम बहुत ज्यादा झुककर लंबे टाइम तक हम लोग काम ना करें। यस, अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में होम्योपैथिक मेडिसिन हमको हेल्प करती है। देखिए, मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जो हमारी मसल्स हैं, हमारी सॉफ्ट टिश्यूज हैं या हमारे लिगामेंट्स हैं, उनमें स्वेलिंग होती है और इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से हमको गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से बेसिकली उनमें पेन किलर्स नहीं होते, लेकिन हम देखते हैं कि इन होम्योपैथिक मेडिसिन से धीरे धीरे जो अंदर स्वेलिंग है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, अंदर जो कंजेशन है, इन्फ्लेमेशन है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जो पेन है पेशेंट का आराम आना शुरू हो जाता है। और जब पेशेंट को पेन में आराम आएगा तो धीरे धीरे उसकी जो मोबिलिटी है, उसमें जो स्टिफनेस थी, रिजिडिटी थी, वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे हम देखते हैं कि पेशेंट को बेटर होना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि एजिंग प्रोसेस, मेडिकल कंडीशन या एजिंग प्रोसेस में जब हमारा वियर एंड टियर होता है हमारे वर्टिब्रास का, तो उन केसेस में क्या होता है, डीजनरेशन प्रोसेस हमारे वर्टिब्रास में स्टार्ट हो जाता है एजिंग प्रोसेस की वजह से। होम्योपैथिक मेडिसिन से ये, क्योंकि एज वाइज प्रोग्रेसिव फिनोमिना होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन से हम देखते हैं इसकी जो प्रोग्रेसिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, और जो उसके सिम्टम्स होते हैं जिसमें स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और पेशेंट को ओवरऑल पेन में भी और उसकी स्टिफनेस और मोबिलिटी में भी बेटरमेंट आना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है।
और कई बार तो हम देखते हैं जो न्यूरल कंप्रेशन के सिम्टम्स हैं, जिनकी वजह से नंबनेस है, टिंगलिंग है, या पेन रेफर होकर चेस्ट में आ रहा है या स्कैल्प में जा रहा है या शोल्डर में आ रहा है, उनमें भी हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से धीरे धीरे जो है उसमें जो न्यूरल कंप्रेशन के अराउंड जो चारों तरफ स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम होने की वजह से कंप्रेशन भी कम होता है और धीरे धीरे जो कंप्रेशन से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, उनकी सिवियरिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत अच्छा हमको रिजल्ट देती है। हम देखते हैं कि कन्वेंशनल सिस्टम में जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो डॉक्टर्स यूज करते हैं, लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम में क्या जब हम मेडिसिन यूज करते हैं तो हमें इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम उनके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस में मिल सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जब वो मेडिसिन लेते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा ठीक होने के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस में। जैसे देखिए जो रिकवरी टाइम होता है वो पेशेंट की एज और पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशंस और पेशेंट की पैथोजेनेसिस या उसकी कोई और भी मेडिकल कंडीशंस कोई और रिलेटेड हैं या नहीं है, उन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक बच्चा है, यंग एज है और उसको मसल्स में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, पेन हो गया उसको, तो हम देखते हैं कि उन केसेस के अंदर मेडिसिन लेने से कुछ टाइम के अंदर पेशेंट आराम फील करता है और कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। या हम देखें कि पेशेंट को अगर एजिंग प्रोसेस की वजह से वियर एंड टियर या उसके सर्वाइकल स्पाइन में अर्थराइटिस डेवलप हो गया है या उसको न्यूरल कंप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं एजिंग प्रोसेस की वजह से बाद में, तो उन केसेस के अंदर क्या होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को थोड़ा सा लंबे टाइम तक रेगुलर रखना पड़ता है, क्योंकि डिजेनरेटिव प्रोसेस को रिवर्ट बैक करना वो बहुत एक थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें हमको कंपैरेटिवली लंबा टाइम लग सकता है। या कई बार हम देखते हैं पेशेंट्स को इस प्रॉब्लम के अलावा और भी कई मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं, तो उनको भी कंपैरेटिवली टाइम लगता है। अदरवाइज अगर पेशेंट यंग है और उसको उसके जो वर्टिब्राज हैं वो डिसलोकेट नहीं हुए, कोई डिस्क हर्निया नहीं है उसको, तो हम जनरली देखते हैं कि मेडिसिन बहुत ज्यादा लंबे टाइम नहीं लेनी पड़ती है, शॉर्ट टाइम में पेशेंट को बहुत जल्दी बहुत अच्छा आराम आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट मैं कुछ बताना चाहूंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस के अंदर। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स के अंदर क्या होता है, जैसे ही पेशेंट उठता है उसको मसल्स में स्टिफनेस होती है, मोबिलिटी में उसकी गर्दन की मोबिलिटी मोबाइल करते वक्त मूवमेंट करते वक्त पेन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो मूव करता है, जैसे जैसे उसका टाइम पास होता जाता है वो कंपैरेटिवली बेटर होना शुरू हो जाता है। या बहुत ज्यादा ठंडी हवा लग जाए या विंटर का सीजन है या वो एसी के आगे बैठ जाए और ठंडी हवा गर्दन पे लग जाए और उसका पेन बढ़ जाए, इस तरह के सिम्टम्स हम देखते हैं कि रस्टॉक्स 30 पोटेंसी 2-3 बूंदे अगर वो 2-3 बार दिन में ले लेता है 10-15 दिन तक, तो पेशेंट को बहुत आराम आना शुरू हो जाता है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया में क्या होता है, पेशेंट जैसे ही गर्दन को मूव करता है उसको पेन बहुत सीवियर हो जाता है। इवन हम देखते हैं कई बार तो वो अपनी आई बॉल्स को भी मूव करता है तो उसके पेन गर्दन में होना शुरू हो जाता है। तो ब्राइनिया जो है 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 10-15 दिन लेने से पेशेंट बहुत बेटर फील कर सकता है। अगर पेन जो है नेक से ऊपर की तरफ रेफर होकर आ रहा है और सुप्रा ऑर्बिटल में आ रहा है, फोरहेड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो सैंगुइनोरिया कैन 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 10-15 दिन लेने से कंफर्टेबल हो सकता है। और अगर वो पेन लेफ्ट साइड में रेफर होकर आ रहा है तो स्पाइजीलिया 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 10-15 दिन तक लेकर काफी कंफर्टेबल पेशेंट हो सकता है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कालमिया। कालमिया में क्या होता है, न्यूरल कंप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट के कंप्रेशन के सिम्टम्स में पेशेंट को नंबनेस और टिंगलिंग जो है बाजू में आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेन जो है रेफर होकर बाजू में आता है। उन केसेस के अंदर हम देखते हैं कि कालमिया 30 पोटेंसी दिन में 3 बार, पहले की तरह जैसे मैंने बताई है, दिन में 3 बार 10-15 दिन लेने से पेशेंट को कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। ये कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जिनसे हम लोग अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर इसके अलावा पेशेंट्स को कोई और मेडिकल कंडीशन है या उसके सिम्टम्स और कुछ एडिशन में है या कोई डिफरेंट कंडीशंस में है, तो वो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिसिन के सिलेक्शन बेसिस पर अपनी प्रॉपर मेडिकेशन ले सकता है। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन हैं जिनसे आप बहुत हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इन सब के अलावा पेशेंट का वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोगों की सेडेंटरी लाइफ होती है, कोई वर्कआउट नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, ओबीस पेशेंट है। हम देखते हैं कि उन केसेस में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस जो है वो कॉमनली ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप ओबीस हैं तो कोशिश करें अपना वेट रिड्यूस करें। अगर आपकी लाइफ सेडेंटरी है तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज वर्कआउट खासकर गर्दन के लिए जरूर करें। और अगर आपका व्हाइट कॉलर जॉब है तो गर्दन की एक्सरसाइज करना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए आप एक्सरसाइज जरूर करें। कुछ कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप अपने ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, और रूटीन में करिए जिससे कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बेटर कर सके। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, 10 टाइम्स अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड और 10 टाइम्स राइट साइड। देखिए दोस्तों, 1 1 2 2,
एक्सरसाइज को आंखें खोलकर करें, और मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूं, आप स्पीड थोड़ा स्लो डाउन रखें। सेकंड, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर पे, राइट कान को राइट शोल्डर पे। देखिए 1 1 2 2, ये एक्सरसाइज करें। तीसरा क्या करेंगे, अपनी देखिए अपने दोनों हाथों को ऐसे मिलाइए, चिन के नीचे रखिए और ऊपर की तरफ प्रेस करिए, गर्दन को नीचे की ओर प्रेस करिए और मनी मन काउंट करिए 10 तक। आप ये एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट, आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, सीधे खड़े होकर अपने पंजों पर खड़े हो जाएं, एड़ियों को ऊपर उठा लें, ताड़ासन बोलते हैं हम इसको, और अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़कर अपने कानों के पीछे ले जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट खींच दें, अपने शरीर को अधिक से अधिक स्ट्रेच करें, जिसको ताड़ासन बोलते हैं। ये करें जिससे कि गर्दन की जो मसल्स है उनमें खिंचावट होती है, और हम देखते हैं कि जनरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस पेशेंट्स को भी बहुत आराम आता है। दोस्तों, ये कुछ कॉमन एक्सरसाइजेज हैं, इसको प्रैक्टिस करें। और अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9911114848, डॉक्टर अजय गुप्ता, शालीमार बाग। और मेरा वेबसाइट है ajaygupta.com। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।